So friends, so now let's come to the third lecture of economy part, that is banking asset quality restructuring and monetary policy. तो इसमें जो जो भी हैं जनरली हमारी बैंक से रिलेटेड है, एनबीएफसीज क्या होते हैं, एसएफबीज क्या होते हैं, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो दीज आर द थिंग्स जो इसमें है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई, ठीक है। तो इससे जो चीज़ें हैं इसमें आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि जो भी बेसिक है वही पूछा जाएगा, कुछ भी करंट रिलेटेड कभी भी नहीं पूछा जाता है। और जनरली अगर कोई हमारी कमिटी है न्यूज़ में तो वो पूछा जाएगा, तो इसलिए उससे आप लोग परेशान मत हुइए, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो सबसे पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ने से पहले कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या है। कोऑपरेटिव बैंक्स जनरली फाइनेंशियल एंटिटीज़ होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव के मेंबर है, 4-5 मेंबर मिलके बनाते हैं, और वही कस्टमर होते हैं, वही ऑनर होते हैं, वही लेंडर होते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है कि वो अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए करते हैं, जनरली इनका कमर्शियल बेनिफिट नहीं होता। जो म्यूचुअली उन लोगों को बेनिफिट करे वो सारी चीज़ें, उनका एक कॉमन गोल होता है कि कॉमन हम किसी ग्रुप को प्रोटेक्ट करें या कुछ इनको फाइनेंस प्रोवाइड करें। तो कोऑपरेटिव बैंक्स इसलिए बनाए जाते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ उन्हीं के मेंबर्स के लिए बिलोंग करते हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब शेड्यूल में अगर बात करें तो मल्टी स्टेट भी हो सकते हैं, और जो एक मल्टी स्टेट मतलब जो 3-4 स्टेट में ऑपरेट कर रहे हो, और या फिर सिंगल स्टेट भी हो सकते हैं। नॉन शेड्यूल्स में भी सेम हो सकते हैं कि मल्टी स्टेट भी हो सकते हैं और सिंगल स्टेट में भी हो सकते हैं। रूलर की बात करें तो रूलर जो है दो टाइप में डिवाइडेड है, रूलर कोऑपरेटिव बैंक, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स। अब शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर बात करें तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हो गई। तो ये सारी हमारी रूरल शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर बात करें तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो दीज आर कम्स अंडर द लॉन्ग टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है दो टाइप के होते हैं, अर्बन और रूरल होते हैं। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक है। अब रजिस्ट्रेशन अगर बात करें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हो गए वो प्राइमरली अगर बात करें तो कोऑपरेटिव जो है वो हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रेगुलेट होते हैं, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 का बना है, उसके अंदर अगर वो 2 स्टेट 3 स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं कोई कोऑपरेटिव बैंक, तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर होते हैं रेगुलेट। और या फिर अगर वो एक सिंगल स्टेट में है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर। अब रेगुलेशंस की बात करें तो इनका रेगुलेशंस जो है वो आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में स्प्लिट होता है, जो हमारे बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, वाइल स्मॉलर जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स है वो नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट बोथ करते हैं उनको रेगुलेट, ठीक है, उनका डिवीजन होता है। अब ये रेगुलेटरी किस एम्बिट के अंदर आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्बिट के अंदर आते हैं, और दो लॉज के अंदर रेगुलेट होते हैं। पहला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और दूसरा है बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। अब अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो डायरेक्ट सुपरविजन किसका रहता है, उसमें आरबीआई का रहता है, ठीक है, तो आरबीआई के अंदर आते हैं। तो अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो आरबीआई के अंदर आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और कैसे रेगुलेट होते हैं। नाउ लेट्स कम टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये किस लिए न्यूज़ में है, तो अभी आरबीआई ने रिवाइज किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो हमारी विश्वनाथ पैनल थी, उन्होंने एनएस विश्वनाथ पैनल, उन्होंने रिकमेंड किया था कि कुछ कुछ चीज़ें आप रिफॉर्म करिए इसमें। फाइनेंशियल हमारा चीज़ें हैं हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, उनको एनहांस करने के लिए। की हाइलाइट्स अगर देखें तो इन्होंने 2 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो था उसको रिप्लेस करके 4 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें से टायर 1 जो है, जिसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 में सारे यूनिट जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के, और सैलरी अर्नर्स जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के, और सारे अदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जहाँ पे डिपॉजिट जो है 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो हमारे टायर 1 में आएंगे। टायर 2 में वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे जिसमें 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक डिपॉजिट है वो। टायर 3 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वो आएंगे जहाँ पे 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक डिपॉजिट है, और टायर 4 में जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा डिपॉजिट है वो टायर 4 में आएंगे। तो दीज आर द कैटेगरीज जो उन्होंने 4 कैटेगरीज में 4 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में डिवाइड कर दिया है फाइनेंशियल
उनका फाइनेंशियल कितना है, उनके पास डिपॉजिट कितना है, उस हिसाब से मिनिमम नेटवर्थ अगर बात करें वो 2 करोड़ की रखा है फॉर टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एंड 5 करोड़ जो है अदर्स के लिए। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अगर कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं, मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरिया अगर नहीं मीट कर पाते हैं तो उनको फेज्ड मैनर में वो मीट कर सकते हैं, ये भी एक वो दिया है। फिर क्रेडिट टू कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स की बात करें, कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स मतलब होता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है, अगर आप कितना मतलब कितना कैपिटल आप दे रहे हो उससे कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स बोलते हैं। जनरली टायर 1 के लिए उन्होंने बोला है कि मिनिमम 9% होना चाहिए रिस्क वेटेज एसेट्स, और टायर 2 टू टायर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 12% होना चाहिए, और अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो फेज्ड मैनर में अचीव कर सकते हो। फिर फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड की बात की है उन्होंने, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया को रिवाइज किया है, बोला है कि नेट एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आई होप आपको पता होगा, जिसमें प्रिंसिपल और इनकम अकाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है, अगर आप 90 डेज तक नहीं पे कर पा रहे हो बैंक्स को तो उसको हम बोलते हैं, वो डिक्लेयर हो जाते हैं एनपीएस। तो नेट एनपीएस जो है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीआरआर और एसएलआर क्रेडिट, जो एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जिसमें 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होने चाहिए, और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको फुली आपको इंप्लीमेंट करना है। एप्लीकेबिलिटी अगर बात करें तो सारे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सब में एप्लीकेबल होगा। ओके, तो इसमें जो चीज़ आपको याद रखनी है कि हम लोग टायर 2 से हमने टायर 4 4 टायर्स बनाए हैं बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल जो भी उनका वो है कि कितना डिपॉजिट किया है उनमें। कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स हमको 9% मेंटेन करना है टायर 1 के लिए, और टायर 2 से 4 के लिए हमको 12% मेंटेन करना है। अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, कौन से एक्ट के अंदर रेगुलेट होते हैं, कौन किसका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोऑपरेटिव्स जो है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था, बिकॉज वो ऑलरेडी मैंने पॉलिटी पढ़ा दी है, तो पॉलिटी में मैंने पढ़ाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू बट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर बात करें, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूनिवर्सल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक सबका अलग अलग होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर बात करें, कंपैरिजन करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यूनिवर्सल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म की अगर बात करें तो बेसल 1 नॉर्म के अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा ओनली क्रेडिट रिस्क, ठीक है, और जितना भी आपका क्रेडिट रिस्क है उस हिसाब से आपको कैपिटल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो यूनिवर्सल बैंक्स है उसमें बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर बोला है कि कैपिटल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा क्रेडिट, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल पे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को सिर्फ क्रेडिट रिस्क पे मेंटेन करना पड़ेगा कैपिटल, बट इनको जो है यूनिवर्सल बैंक को कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा क्रेडिट, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क में। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर बात करें तो बेसल 2 नॉर्म्स के अंदर बोला है कि कैपिटल सिर्फ तभी वो करना पड़ेगा मेंटेन जब आपके पास क्रेडिट रिस्क हो, तो कैपिटल टू बी मेंटेन्ड ओनली ऑन क्रेडिट रिस्क। आरआरबीज को अंडर बेसल 1 नॉर्म्स के अंदर दिया है। फिर ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस एंड एक्सटेंशन काउंटर की अगर बात करें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड क्राइटेरिया को उनको मैनेज करना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा अंडर ऑटोमेटिक रूट, इसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ज़रूरत है। यूनिवर्सल बैंक को भी ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट चाहिए होगा कि इसमें अप्रूवल की ज़रूरत है, और हमारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको भी ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट चाहिए होगा सब्जेक्ट टू कंडीशन, जो भी कंडीशंस देंगे, और इसमें भी ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट करना पड़ेगा। अब एक्सटेंशन ऑफ एरिया एंड ऑपरेशन की बात करें तो अप्रूवल, पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्सटेंड कर सकते हो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो भी एरिया है कहाँ पे वो करेंगे। जो हमारे यूनिवर्सल बैंक है उनमें एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज एरिया जहाँ पे वो एंटायर कंट्री में एक्सटेंड करते हैं। जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है उन पे भी एरिया का कुछ एप्लीकेबल नहीं है, और आरआरबीज में एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो आरआरबीज खुद फिक्स करते हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर बात करें तो जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए 75% आपको पीएसएल टारगेट्स में देना पड़ेगा। पीएसएल मतलब प्रायोरिटी सेक्टर, कुछ 8 सेक्टर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये 8 सेक्टर में आपको मतलब पैसे पहुंचाने पड़ेंगे, तो 75% जो है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पीएसएल में। फिर यूनिवर्सल बैंक का 40% जाता है, 75% हमारा एसएफबीज का जाता है, और आरआरबीज का भी 75% जाता है। इंक्लूजन अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई, तो प्रायर अप्रूवल रूट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उनको फुलफिल, एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं कि शेड्यूल में अप्लाई कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सल बैंक जो है अप्रूवल रूट से ही ये होते हैं, और जितने भी हमारे
शेड्यूल कमर्शियल बैंक है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन वो एलिजिबल है शेड्यूल के लिए। अब जो एसएफबीज हैं वो भी हमारे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद वो एप्लीकेबल है। और आरआरबीज जो हैं वो भी एप्लीकेबल है। और न्यू एमलगेमेटेड जो भी हमारे मर्जर आरआरबीज हैं वो शेड्यूल करेंगे आरबीआई ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय नाबार्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हमारे जितने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कैसे कैसे रेगुलेट होते हैं, क्या क्या पीएसएल टारगेट है। सिर्फ यूनिवर्सल बैंक के लिए 40% टारगेट है, बाकी सबके लिए पीएसएल टारगेट 75% है, याद रखिएगा। अप्रूवल रूट से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी रिलेटेड टू हमारा कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिफरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नाउ लेट्स कम टू रीजनल रूरल बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट बैंक बिकॉज जनरली ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी इंडियन बैंक एसोसिएशन से बोला है कि आप जो है सस्टेनेबिलिटी पुश असिस्ट करिए आरआरबीज को। तो रीजनल रूरल बैंक होते क्या है पहले हम वो पढ़ते हैं। तो नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों था कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बोला है सस्टेनेबिलिटी पुश। तो आरआरबीज जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी 10,890 करोड़ जो है आरआरबीज को दिए हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23। और जिसमें से 5,445 करोड़ जो है वो सेंटर देगा और रिमेनिंग जो है शेयर होल्डर्स देंगे, स्टेट्स और स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक जनरली नरसिम्हन वर्मन कमेटी आई थी हमारी, तब उन्होंने रिकमेंड किया था कि रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश करना चाहिए 1975 में अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड इन 1975 और रीजनल रूरल बैंक के एक्ट बना, उसके अंदर जो है आरआरबीज हमने स्टैब्लिश किया। ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारी जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो हमारे सेमी अर्बन और रूरल एरियाज तक पहुंचानी है, और जो भी पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि लॉकर फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें उनको पहुंचानी है। और जो भी गवर्नमेंट इस स्कीम्स हम लॉन्च कर रहे हैं जैसे कि मनरेगा हो गए, अदर चीज़ें हो गई, तो इन सबको ये सारी चीज़ों का जो पेमेंट है उसको डिसबर्स करने के लिए। अब फीचर्स अगर बात करें तो ये जनरली रीजन बेस्ड होती है और रूरल ओरिएंटेड होती हैं, और इनमें कोऑपरेटिव बैंक्स के भी कुछ फीचर होते हैं बिकॉज कस्टमर्स जो होते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस होते हैं वो बिल्कुल कोऑपरेटिव की तरह होता है और कमर्शियल बैंक की तरह भी बिहेव करते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं। अब आरआरबीज में इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो आरआरबीज में 3 इक्विटी होल्डिंग होते हैं। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है 50%, फिर स्पॉन्सर बैंक होल्ड करती है 35% एंड स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है 15%। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50%, स्पॉन्सर बैंक 35% एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है 15%। ठीक है, तो लेट्स कम टू सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस अगर बात करें तो आपको अभी मैंने बताया था कि 75% जो होता है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को जाना चाहिए। तो अभी जो है रिसेंटली बेंचमार्क बोल दिया है 81% जो लोन है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए। पहले 75% था और नियरली 60% जो है एग्रीकल्चर, उसमें से 60% एग्रीकल्चर को जाना चाहिए। अब ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं वीकर सेक्शन, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाते हैं, ट्रस्ट जो है रूरल पॉपुलेशन का बैंकिंग सिस्टम में वो एनहांस करते हैं, इजी एंड डायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में ये वर्क कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा रहे हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर बात करें तो एडवांसेज कुछ सेक्टर्स को दिया जाता है जो हमारे कंट्री के बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरत होते हैं, जैसे कि 8 प्रायोरिटी सेक्टर हैं, वो आप याद कर लीजिए। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन एंड अदर्स। तो दीज आर द सेक्टर्स जहां पे हमारा पीएसएल जाता है, और एग्रीकल्चर जो है उसमें हाईएस्ट शेयर जाता है। याद रखिएगा किसमें हाईएस्ट शेयर जाता है? एग्रीकल्चर में, उसके बाद हमारा वीकर सेक्शन में जाता है। ठीक है, नाउ कम्स टू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आरआरबीज। तो पहली चीज की ऑपरेशनल कॉस्ट, जो उनका ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, ऑपरेट करने का कॉस्ट होता है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, वो बहुत ज्यादा होता है, और पुअर रिटर्न ऑफ एसेट्स होता है। रिटर्न ऑफ एसेट्स का मतलब कि जितना भी प्रॉफिट, टोटल एसेट्स वो क्रिएट करते हैं उसमें से प्रॉफिट उनका बहुत कम क्रिएट होता है। ठीक है, तो दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन नेट इनकम। जितना वो जनरेट कर रहे हैं उनका कितना एसेट, कितना प्रॉफिटेबल है कंपनी कि उनके टोटल एसेट्स के रिलेशंस में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। और 13% जो एडुकेसी रेशियो है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते, जिसको हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स भी बोलते हैं। अब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स जो होता है वो मेजरमेंट होता है कि बैंक में कितना कैपिटल है एज अ परसेंटेज कि वो अपने रिस्क को खत्म कर सकते हैं, दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स। अब रेगुलेटरी डिस्क्रिपेंसीज भी होती हैं एज दे सुपरवाइज्ड बाय द नाबार्ड, वाइल एनुअल प्लान्स और फाइनेंशियल जो है वो दोनों मॉनिटर कौन
कौन करता है, आरबीआई और नाबार्ड दोनों करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक जो है उनका खुद का भी कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये सारी प्रॉब्लम्स है। नाउ लेट्स कम टू द नाबार्ड। नाबार्ड की अगर नाबार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो नाबार्ड जो है रिकमेंड किया था शिव रमन कमेटी ने 1979 में, जो कि रूरल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है एग्रीकल्चर की तरफ फ्लो करने के लिए ये रिकमेंड किया था। स्टेब्लिश हुई थी 1982 में एज अ डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा, एज अ डेवलपमेंट बैंक, जिसमें 100% इक्विटी किसकी है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो पूरी तरह ये गवर्नमेंट ओन्ड डेवलपमेंट नाबार्ड जो है गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो रीफाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, सुपरविजन एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। मिशन की बात करें तो सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है थ्रू पार्टिसिपेटरी अप्रोच और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके। तो दिस इज ऑल अबाउट नाबार्ड। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा आरआरबीज। नाउ लेट्स कम टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। एक टाइम पे एनबीएफसीज न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था बिकॉज आईएलएनएफएस क्राइसिस हुआ था उसके कारण। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट के एनेक्टमेंट जो है, जो भी स्टेट एनेक्ट कर रहे हैं लॉज रिलेटेड टू एनबीएफसीज एंड ऑल, तो वो एनबीएफसीज पे एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर आरबीआई जो है आरबीआई एक्ट सुपरसीड कर रहा है हमारे स्टेट एनेक्टमेंट को। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट के अंदर जो चीज़ें बनी होंगी वही फॉलो होंगी, स्टेट के एनेक्टमेंट जो है वो नहीं फॉलो होंगे। तो ठीक है, तो आरबीआई एक्ट जो है सुपरसीड करेगा। अब एनबीएफसीज की बात करें तो एनबीएफसीज जो है वो रजिस्टर्ड एंटिटी है कंपनीज एक्ट के अंदर, और ये जनरली हमारी बैंक की तरह होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि लोन्स प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड करना, शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, जहाँ पे कोई भी बैंकिंग लाइसेंस इनके पास नहीं होता, बट ये सारी एक्टिविटीज ये परफॉर्म करती हैं। अब देयर आर फ्यू डिफरेंस बिटवीन बैंक्स और एनबीएफसीज की बात करें तो एनबीएफसीज और बैंक्स में यही मेन डिफरेंस होता है कि एनबीएफसीज जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, तो जितने भी डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट नहीं करते, ये सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं। एनबीएफसीज जो है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते, तो इसलिए चेक्स वगैरह इशू नहीं करते, और ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी के लिए भी अवेलेबल नहीं होते टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसीज। ठीक है, तो ये तीन जो है मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है बैंक और एनबीएफसीज में डिफरेंस। नेक्स्ट इज एनबीएफसीज जो है वो आरबीआई रेगुलेट करता है, बट बहुत सारे एनबीएफसीज जो है आईआरडीएआई, सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक ये भी रेगुलेट करते हैं। रिसेंटली आरबीआई ने एनबीएफसीज के लेंडिंग जो है और डिस्क्लोजर गाइडलाइंस को टाइट किया है, और उन्होंने बोला कि एनबीएफसीज में जो है हमारे एनपीएस क्राइसिस ना आए, तो उन्होंने 3 लेयर्स एनबीएफसीज को डिवाइड किया है। पहली है बेस लेयर एनबीएफसीज जिनमें नेट थ्रेशोल्ड होना चाहिए 1000 करोड़ का। फिर मिडिल लेयर एनबीएफसीज है, उनको बोलते हैं एनबीएफसीज मिडिल लेयर, तो इक्विवेलेंट एनबीएफसीज नॉट डिपॉजिट टेकिंग और डिपॉजिट टेकिंग। फिर अपर लेयर एनबीएफसीज हैं, और फिर टॉप लेयर एनबीएफसीज है। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। अब की हाइलाइट्स ऑफ द गाइडलाइंस की अगर बात करें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एग्रीगेट एक्सपोजर जो है अपर लेयर एनबीएफसीज का किसी भी एंटिटी में वो 20% ऑफ इट्स कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके बेस से, और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है अगर तो 30% होना चाहिए सिंगल एंटिटी के लिए। जो भी ग्रुप कनेक्टेड एंटिटीज में है टू अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एंटिटीज, ठीक है, तो एग्रीगेट एक्सपोजर लिमिट दी गई है 25% ऑफ इट्स कैपिटल बेस ऑफ ऑल अपर एनबीएफसीज। मिड लेयर और अपर एनबीएफसीज जो है उनको 5 करोड़ से ज्यादा वो लेंड नहीं कर सकते अपने डायरेक्टर्स को, सीईओज को, रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स को। अब लोन जो है रियल इस्टेट सेक्टर को वो प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर प्रायर परमिशन टू द बोरोवर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट गवर्नमेंट से जब परमिशन ले लेंगे तभी जो है लोन रियल इस्टेट सेक्टर को प्रोवाइड किया जाएगा। तो दीज आर द हाईलाइट्स ऑफ द गाइडलाइंस। इतना ज्यादा जरूरी नहीं है हाइलाइट्स, आपको ये पता होना चाहिए एनबीएफसीज है क्या, किसके अंदर रेगुलेट होते हैं, किसका पार्ट नहीं है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनबीएफसीज एंड बैंक्स, एंड हु रेगुलेट द एनबीएफसीज, कौन कौन रेगुलेट कर सकता है। अदर थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, सो डोंट गो कि इतना ज्यादा टेंशन में है आपकी ये सब लर्न करना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अमेंडमेंट टू निधीज रूल्स 2014। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है निधीज रूल्स 2014 का इन लाइट ऑफ बिकॉज निधीज जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसमें यही है कि गवर्नेंस और सेफगार्ड जो है पब्लिक इंटरेस्ट में हमको निधीज कंपनी के रूल्स को अमेंड करना है। अब निधि कंपनी होती क्या है वो देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या रूल्स बनाए। तो निधि कंपनी जनरली सिमिलर होती है एनबीएफसीज की जगह, जो हमारी फॉर्म की जाती है कि वो बोरो कर सकते हैं और मतलब लोन ले भी सकते हैं और लोन दे भी सकते हैं अपने मेंबर्स को। ठीक है, तो ये सेविंग हैबिट्स जो है अपने मेंबर्स के अंदर जनरली एक ग्रुप होता है
जहाँ पे मेंबर्स होते हैं वो अपने मेंबर को लोन देते भी हैं और उन्हीं से लोन लेते भी हैं, तो वो होती है निधि कंपनी। ठीक है, और ये सेविंग हैबिट जो है उसको बढ़ाने के लिए लाया गया है और म्यूचुअल बेनिफिट पे वर्क करते हैं। इनके लिए आरबीआई का लाइसेंस ज़रूरी नहीं है, बट अप्रूवल इनको किसके अंदर मिलता है, कंपनीज एक्ट के अंदर मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके लिए आरबीआई का लाइसेंस ज़रूरी नहीं है, बट कंपनीज एक्ट के अंदर इनको अप्रूवल दिया जाता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है इनके ऑपरेशनल मैटर्स को रेगुलेट करते हैं, तो याद रखिएगा कौन रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड आरबीआई के पास पावर है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं इनको, जो भी डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज हैं उनके लिए। अब ये जो है चिट फंड्स, हायर परचेज फाइनेंस, लीजिंग फंड, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी बिजनेस, इन सब से कोई डील नहीं करते और इनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है कि ये डिपॉजिट्स जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे फ्रॉम और लेंडिंग फंड्स, उनको नहीं करेंगे। अब मतलब अपने पर्सन के अलावा जो निधिस कंपनी में पर्सन है, मेंबर्स हैं, उन्हीं को बस लेंड करेंगे। अगर उसके अलावा कोई मेंबर आ रहा है कि लोन लेना है या लोन देना है, उनसे ये नहीं करेंगे काम। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। सिर्फ इंडिविजुअल्स मेंबर जो है वही अलाउड है निधि कंपनी के अंदर, और कोई अलाउड नहीं है, और कोई भी मेंबर्स आके कोई भी लेंड मतलब पैसे ले नहीं सकता या दे सकता है। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं के मेंबर्स और ओनली इंडिविजुअल मेंबर्स जो है अलाउड है निधिस कंपनीज के अंदर। अब अभी जो गाइडलाइंस दी गई हैं, तो पब्लिक कंपनी जो है सेटअप होगा, हम किसी भी पब्लिक कंपनी को निधि कंपनी बना सकते हैं जिनका शेयर कैपिटल 10 लाख हो, और उनको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ निधि फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट उनको डिक्लेयर करेगी निधि, तभी जाके वो कर सकते हैं। अर्लियर देयर वॉज नो सच नीड फॉर अ कंपनी टू गेट डिक्लेयर, पहले नहीं था। अभी जो है प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स जो होंगे कंपनी के, उनको कुछ कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनको रूल्स बनाना पड़ेगा और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट निधि कंपनी, निधि कंपनीज। आप में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जनरली अपने ही इंडिविजुअल्स को पैसा दे सकते हैं, अपने इंडिविजुअल से लोन ले सकते हैं। आरबीआई का लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, रेगुलेट होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। बहुत सारी हायर परचेस फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट निधि कंपनी। नाउ लेट्स कम टू फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो स्टेब्लिश करेंगे इन प्लेस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब हम बैंक बोर्ड ब्यूरो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वो पढ़ते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे प्रीलिम्स में। इसका फॉर्मेशन 2016 में हुआ था और पीजे नायक कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको फॉर्म करने के लिए कि हमारे पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं उनके मैनेजमेंट और उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमको बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाना चाहिए। तो 2016 में इसको बनाया गया एज एन ऑटोनॉमस रिकमेंडेटरी बॉडी, जिन्हों थ्रू अमेंड किस में किया गया, नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट एंड मिसलिनियस स्कीम 1980 में। ठीक है, अब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो का पर्पस यही था कि हमारे जो गवर्नेंस है, जो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उसको इम्प्रूव करना है बाई अमेंडिंग जो भी हमारे सिलेक्शन ऑफ बोर्ड्स हैं। ठीक है, और जो भी स्ट्रैटेजीज है वो सारी चीज़ों को अमेंड करके। अब कनेक्शन विद पीएसबीज की बात करें तो ये जो है 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी है, जो हमारे इंद्रधनुष मिशन की स्ट्रैटेजी है, उसमें जो है ये पार्ट है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो भी हमको स्टेब्लिश करना है। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो को हमने फिर से बोला है कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो स्टेब्लिश करेंगे इन प्लेस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की अगर बात करें तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करेंगे। इसमें जो पर्सन होंगे फॉर अपॉइंटमेंट वो होल टाइम डायरेक्टर्स होंगे और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, ऑन बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सारे ये एडवाइस करेंगे उन मैटर्स पे जो हमारे पर्सनल मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है इन इंस्टीट्यूशंस में, और एक्सीलेंस जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उसको प्रमोट करेंगे। अब अदर फंक्शन एफएसआईबी की अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि आप कैसे अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, एक्सटेंशन कर सकते हो। जितने भी डायरेक्टर्स हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को कि आप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को बनाइए एट ब्रॉड लेवल फॉर पीएसबीज। डेटा बैंक डेवलप करिए जहाँ पे डेटा जो भी हमारी परफॉर्मेंस है पीएसबीज की उससे रिलेटेड डेटा होना चाहिए। गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि आप एक एनफोर्समेंट कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स बनाइए जो हमारे पीएसबीज फॉलो कर सके और हेल्प करेंगे पीएसबीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पीएसआईज को। ठीक है, तो दीज आर द, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जानी चाहिए बाय लॉजिक, बिकॉज यही सब एग्जाम में जो है लॉजिक से आएगा। आप इतनी सारी चीज़ें रट नहीं सकते, तो प्लीज़ आप लॉजिक लगाइए कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो स्टेब्लिश किया गया है इन प्लेस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो काम था वो सारी चीज़ें अब कौन करेगा, एफएसआई भी करेंगे। अब व्हाट आर द कंपोजिशन में अगर बात करें तो चेयरपर्सन जो होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगे। वो या तो रिटायर्ड ऑफिशियल होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर का, बिजनेस पर्सन होना चाहिए जिसके पास सफिशिएंट नॉलेज हो,
या फिर पर्सन वो होना चाहिए जिसके पास 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बैंकिंग सिस्टम में, तो वो हमारे चेयरपर्सन होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात करें तो सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरपर्सन होंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्यूटी गवर्नर होंगे आरबीआई के। और 3 पर्सन जो है उनके पास नॉलेज होना चाहिए पीएसबी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और 3 पर्सन वो होंगे जिनके पास नॉलेज होना चाहिए पीएसआई से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी नॉमिनेट करेगी एज अ पार्ट टाइम मेंबर। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एफएसआईबी। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो किस लिए एस्टेब्लिश किया जा रहा है। नाउ लेट्स कम टू बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी की बात करें तो आपको पता है लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, बिकॉज पैसा इन्फ्यूज करना या पैसा निकालना, पैसा अगर मान लीजिए मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो हमारी आरबीआई क्या करेगी, पैसा मार्केट से ले लेगी, तो पैसा मार्केट में कम हो जाएगा। मनी सप्लाई अगर ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, इसलिए आरबीआई जो है इन्फ्लेशन कम करने के पैसा ले लेगी। और अगर मनी सप्लाई कम है, मार्केट में डेफिसिट है, तो उनको जो है लिक्विडिटी वो इन्फ्यूज़ करेगी, मार्केट में लिक्विडिटी देगी ताकि लोग जो है ज़्यादा खरीद सकें। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है, न्यूज़ में इसलिए है कि सरप्लस मोड जो था बहुत ज़्यादा था। आफ्टर रिमेनिंग इन सरप्लस मोड सिंस मई 2019, इंडियन बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी जो है अभी डेफिसिट मोड में चली गई है सितंबर 2022 में। अब बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी और इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो मीनिंग इसका यही है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, जो कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है आरबीआई का, जो आरबीआई यूज़ करती है कि लिक्विडिटी हमको देनी है या लिक्विडिटी हमको एब्जॉर्ब करनी है। ठीक है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है मार्केट में या लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी है बैंकिंग सिस्टम से। अब सरप्लस वर्सेस डेफिसिट का मतलब यही होता है, अगर बैंकिंग सिस्टम में नेट मतलब बैंकिंग सिस्टम जो है वो आरबीआई से नेट बोरोवर है अंडर एलएएफ, मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में 2 चीजें आती हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है, बैंक जो है जिस रेट पे बैंक जो है आरबीआई से लेता है लोन, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। तो जब भी बैंक लेता है लोन तो उसको वहां बैंक के पास क्या आ जाता है, सरप्लस मनी आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि लिक्विडिटी जो है सरप्लस में आ गई, क्योंकि बैंक जो है आरबीआई से बोरो कर रहा है। ठीक है, अंडर सिस्टम लिक्विडिटी कैन बी सेड टू बी डेफिसिट इफ आरबीआई जो है नेट लेंडर की तरह काम, अगर हमारे बैंक जो है वो नेट लेंडर की तरह काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी जो है सरप्लस में है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने उल्टा बोला है कि अगर हमारे बैंक जो है बोरो कर रहे हैं आरबीआई से, तो मतलब बैंक के पास पैसा कम है इसलिए बैंक बोरो कर रहा है, तो लिक्विडिटी मतलब डेफिसिट में है बैंक के पास इसलिए वो बोरो कर रहे हैं, तो उनके पास सरप्लस हो जाएगी। बट अगर वही बैंक आरबीआई को दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई को बैंक अगर दे रहे हैं पैसा तो मतलब बैंक के पास सरप्लस मनी था तब वो दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी जो है सरप्लस में है। अब मेजर रीजन बिहाइंड द बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट, अब क्या क्या रीजन है क्यों डेफिसिट हो जाता है लिक्विडिटी हमारे बैंकिंग सिस्टम में, कि डिपॉजिट रेट जो है वो कम हो जाता है, क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, आउटफ्लो जो है मनी का ड्यू टू एडवांस टैक्स पेमेंट बाय द कंपनीज वो ज़्यादा कम हो जाता है, बलूनिंग गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस वो सारी चीज़ें हो जाती है, राइज इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बाय द पीपल, एग्रेसिव आरबीआई मेजर्स, ठीक है, कि रुपी फॉल हो रही है तो उसके लिए खत्म करने के लिए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है। इसके कारण जो है ये मेजर रीजन है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट होती है। अब व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ लिक्विडिटी डेफिसिट, तो पहली चीज है डिपॉजिट रेट और स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स जो हैं बैंक से वो इंक्रीज हो जाती हैं, अगर बैंक में पैसे कम हो जाए, कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स, जो भी आप फंड को बोरो कर रहे हो, जितना भी लोन ले रहे हो उसका जो फंड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई कर देते हैं बैंक्स। रेपो रेट चेंज फ्रॉम आरबीआई जो है वो पोटेंशियल वो इंक्रीज हो जाता है, डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज आरबीआई डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग लो बोरोइंग कॉस्ट फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो हमारे इंपैक्ट हो जाती है अगर हमारी लिक्विडिटी डेफिसिट हो गई। अब टी बिल्स की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट इशू करती है, और ये 3 टेनर्स में इशू किए जाते हैं, 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी सरप्लस एंड लिक्विडिटी डेफिसिट। अब लिक्विडिटी डेफिसिट हो रही है तो आपको पता होगा कि अगर बैंक के पास पैसा नहीं है, ठीक है, मान लीजिए बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी लोन का। ठीक है, तो आपको उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब एटलीस्ट उनके पास रिटर्न तो ज्यादा आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, रेपो रेट बढ़ा देगी,
ओके। कॉस्ट ऑफ जो भी आपके MCLR वगैरह है, मार्जिनल रेपो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स है और मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट्स है, इन सबको इंक्रीज कर देगी, तो जिसके कारण इंटरेस्ट जो है, लोन के इंटरेस्ट रिटर्न्स जो है वो ज्यादा आएंगे बैंक के पास, तो बैंक ये सारी चीजें करेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। नाउ लेट्स कम टू एसेट क्वालिटी एंड रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो सबसे पहले आता है RBI ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट सबमिट किया। उन्होंने बोला कि ग्रॉस एनपीएस जो है वो डिक्लाइन हो गए हैं, 5% हो गया, पहले 9% था। अब एनपीएस की बात करें तो एनपीएस जो है ये प्राइमरी एसेट्स होते हैं बैंक के, ये लोन और एडवांस होते हैं। अगर उनको एनपीए क्लासिफाइड कर दिया है, अगर जब उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जो है 90 डेज के लिए ना पे किया गया हो तो उसको एनपीएस डिक्लेयर करेंगे। अब एग्रीकल्चरल लोन्स के दो क्रॉप सीजन के लिए होना चाहिए फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और 1 क्रॉप सीजन होना चाहिए फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, तो बैंकिंग को हम एनपीएस डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बैंकिंग एसेट्स एंड एनपीएस की अगर बात करें तो बैंक जो है वो लेंड करती है किसी भी पर्सन को एज अ लोन, ठीक है, लोन प्रोवाइड करती है। अब एसेट्स जो बैंक के होते हैं, जो भी वो लोन प्रोवाइड करती है बैंक, उसी से एसेट जनरेट होता है बैंक का, ठीक है। बैंक की वो लाइबिलिटी नहीं होती, वो बैंक का एसेट होता है, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं और उसी से उनके पास पैसा आता है। तो मनी और लोन्स जो भी बैंक प्रोवाइड करते हैं वो बैंक का बिगेस्ट एसेट्स होता है, बिकॉज वो इनकम जनरेट करता है बैंक के लिए। अब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स तब कहलाए जाते हैं अगर उसमें नॉर्मल रिस्क हो, ज्यादा रिस्क ना हो। एनपीएस कब कहलाए जाते हैं, जब उनको बिल्कुल ही वो इनकम ना जनरेट कर पाए, तो उनको हम एनपीएस बोल देते हैं। अब कैटेगरीज ऑफ एनपीएस होते हैं, पहला होता है सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर वो 12 मंथ के अंदर नहीं पे किया गया तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं। डाउटफुल एसेट्स तब बोलते हैं जब 12 महीने के बाद भी नहीं पे किया गया, तो उसको डाउटफुल एसेट्स बोलते हैं। और लॉस एसेट्स तब बोलते हैं जब लॉस जो है वो बैंक ने आइडेंटिफाई कर लिया हो, एक्सटर्नल ऑडिटर और कॉर्पोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट या फिर आरबीआई ने इंस्पेक्शन करके ये आइडेंटिफाई कर लिया हो कि ये लॉस है, तो ये लॉस एसेट्स कहलाया जाता है। बट अमाउंट जो है वो पूरी तरह लिखा नहीं गया हो, और होली और पार्शली, ठीक है। तो लॉस एसेट्स कब कहलाया जाता है, जब आरबीआई एक्सटर्नल ऑडिटर्स या फिर इंटरनल जो भी है वो बैंक ने आइडेंटिफाई कर लिया हो कि ये हमारा लॉस एसेट्स है। तो ये 3 टाइप के एनपीएस होते हैं। नाउ लेट्स कम टू एज रिफॉर्म्स। एज रिफॉर्म्स की बात करें तो एज जो है ये लॉन्च किया गया था 2018 में। इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है वो ओवरसीन करती है। अब एज जो है ये हमारे पब्लिक सेक्टर्स जो बैंक है उनके रिफॉर्म के लिए लाया गया था, जहाँ पे न्यू कैपेबिलिटीज, न्यू एज चीज़ें हमको इन्वॉल्व करनी थी। इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की अगर बात करें तो आरबीआई ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ठीक है। अब एसओपीज क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये हमारी इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप प्रिपेयर करते हैं जो हमारे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनमें, और ये आरबीआई फिनटेक डिपार्टमेंट चेयर करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स जो सेबी, आईआरडीएआई, इन सब के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये हमारे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि जो हमारी फिनटेक सर्विसेज है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज है, उनको रेगुलेट करना है, उनको बढ़ाना है, और मोर देन वन फाइनेंशियल रेगुलेटर को एम्बिट में बढ़ाना है। अब इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो होते हैं, ये एक मैकेनिज्म होता है जो हमारी इनोवेटिव हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को टेस्ट करते हैं और उनको प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। की हाईलाइट्स फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो डोमिनेंट फीचर जो है हमारे प्रोडक्ट का वो यूज किया जाएगा टू डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ रेगुलेटर एंड रेगुलेटर अंडर हुज ज्यूरिडिक्शन सच फीचर्स विल बी प्रिंसिपल रेगुलेटर एंड अदर विल बी एसोसिएट रेगुलेटर, ठीक है। अब 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ एनहांसमेंट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लाइक लोन और डिपॉजिट वगैरह, और नंबर ऑफ रिलैक्सेशन आप कितना देते हो। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है वो पीआर होगी फॉर इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, और आईआरटीजी ऑन फिनटेक जो है वो बहुत सारे कोऑर्डिनेशन इश्यूज जो है पीआर और एआर के बीच में उसको रिजॉल्व करेगी, मतलब प्रिंसिपल रेगुलेटर और एसोसिएट रेगुलेटर के बीच में जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सैंडबॉक्स एंड ऑल। आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि एज क्या है और हमारा एनबीएस क्या होता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू रिकवरी एंड रीस्ट्रक्चरिंग मेजर्स। रिकवरी एंड रीस्ट्रक्चरिंग मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने अभी क्रिएट किया है 3 एक्सक्लूसिव बेंच डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल की, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में, जो हमारे इश्यूज रिजॉल्व करेगी ऑफ 100 करोड़। अब डीआरटी की बात करें तो रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट जो है वो हमारी प्रोवाइड करती है कि हमको डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल स्टेब्लिश करना है जिनके पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होगा और एपिलिएट ज्यूरिडिक्शंस भी होगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी एडजुडिकेशंस हैं, डेट हैं बैंक के, उनको रिजॉल्व करना है। अब ये जो है, जो भी सिक्योरिटी सरफाइजी एक्ट के अंदर जो भी केसेस फाइल होते हैं उनको भी स्टडी करती है, उनको भी हियर करती है। अब सरफाइजी एक्ट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे
जो भी हमारे लोन डिफ़ॉल्टर से जो भी हमारे डिफ़ॉल्ट करते हैं, लोन देते हैं और उसके बाद उसका पैसा नहीं प्रोवाइड करते, लोन नहीं प्रोवाइड कर मतलब लोन का जो अमाउंट है वो नहीं प्रोवाइड करते, तो उन सारी चीज़ों को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द लोन और उनको सेल करती है टू रिकवर ड्यूज़ विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। ठीक है, तो सरफाइज़ी एक्ट उसे बोलते हैं और ये एप्लीकेबल है थ्रू आउट द कंट्री। ये सारे एसेट्स को कवर करती है, मूवेबल, इमूवेबल कोई भी, और प्रॉमिस्ड एज सिक्योरिटी। और अगर बोरोवर जो है डिफ़ॉल्ट कर दे अपनी पेमेंट 6 मंथ के अंदर, उसी को अगर 6 मंथ से ज़्यादा बीत गया है, तब बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पेमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लोन जो भी लिया है उसको नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो है सरफाइज़ी एक्ट लगा सकता है। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो 39 डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है और 5 डेट रिकवरी एपिलिएट ट्राइब्यूनल्स हैं जो कि फंक्शन कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी, बिकॉज आरबीआई ने अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में कि आरबीआई ने अमेंड किया है फ्रेमवर्क फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बेस्ड ऑन सुदर्शन सेन कमिटी रिकमेंडेशन। अब एआरसी की बात करें तो एआरसी एक कंपनी होती है जो जनरली हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये उसके उस उन सब चीज़ों पे फोकस करती है कि जो भी हमारे एनपीएस हैं वो उनको खरीद ले और उसके बाद वो एनपीएस को रिकवर कर ले। ठीक है, तो ये नरसिम्हन कमेटी 2 आई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था और ये कंपनी रजिस्टर्ड है सरफाइजी एक्ट के अंदर और रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करती है एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो याद रखिएगा, दीज आर द 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, की गाइडलाइंस की अगर बात करें, एलिजिबल एआरसी की बात करें तो एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन कौन सी एलिजिबल है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिनका मिनिमम नेट ओन्ड फंड जो है वो 1000 करोड़ होना चाहिए to act as a resolution applicants under IBC। अर्लियर सरफाइजी एक्ट ने प्रोहिबिट किया था, मतलब एआरसी कंपनीज जो थी उनको प्रोहिबिट किया था कि आप सिक्योरिटाइजेशन के मतलब अदर एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो अदर देन सिक्योरिटाइजेशन बिना आरबीआई की विदाउट आरबीआई की परमिशन से कर सकते हो। फिर आईबीसी ने टाइम बाउंड प्रोसेस बनाया इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए। अब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एआरसी की होनी चाहिए 300 करोड़ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 100 करोड़ इन अ फेज्ड मैनर, और चेंजेस इन कोऑपरेटिव गवर्नेंस नॉर्म लाइक ऑडिट कमिटी होना चाहिए जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बस होने चाहिए उसके मेंबर्स। तो ये सारे चेंजेस दिए। अब व्हाट आर द रिलेटेड न्यूज़, तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो बैड बैंक किसे बोलते हैं, जो हमारे एनपीएस को ले लेती है और उसके बाद उसको रिकवर करती है। तो बैड बैंक एंड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बैंक्स के एसेट्स को, जो भी रिस्की एसेट्स होते हैं उनको आइसोलेट करती है, अलग करती है एज अ सेपरेट एंटिटी इन अ सेपरेट एंटिटी। अंडर द अप्रूव्ड स्ट्रक्चर 2 टाइप के बैड बैंक्स हैं, एनएआरसीएल एंड आईडीआरसीएल। अब एनएआरसीएल जो है ये हमारे एग्रीगेट और जितने भी एनपीएस हैं, बैड लोन्स हैं, उनको एक्वायर करती है। और मेजर स्टेक अगर बात करें एनएआरसीएल में तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक का होता है और कैनरा बैंक इसके स्पॉन्सर है। आईडीआरसीएल की बात करें तो ये जनरली मैनेजमेंट करती है और वैल्यू एडिशन करती है डेट रिजोल्यूशन प्लान में, और मेजॉरिटी स्टेक जो होता है इनमें प्राइवेट सेक्टर बैंक का होता है। तो आईडीआरसीएल में प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो है मेजॉरिटी स्टेक होता है। तो आप ये डिफरेंस याद रखिएगा, एनएआरसीएल में मेजॉरिटी स्टेक पब्लिक सेक्टर बैंक का होता है और आईडीआरसीएल में मेजॉरिटी स्टेक प्राइवेट सेक्टर बैंक का होता है। Okay, so this is the end of third lecture of economy. I will start monetary policy tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.